Hello everyone, welcome back to Geology Concepts. I am Mrityunjay Singh and जैसे कि आप देख सकते हैं we are back with our current affairs series today जिसमें हम हर वीक के जितने भी important current affairs होते हैं उनको comprehensively डिस्कस करते हैं राइट सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 14th अक्टूबर जो हमारा लास्ट क्लास थी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा राइट एंड टिल 31st अक्टूबर तक हम जितने भी आपके important current affairs हैं इनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में राइट सो वैसे तो हम इसको वीकली बेसिस पे कर रहे हैं बट बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था ड्यू टू दिवाली वेकेशंस सो अब हमने दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया है राइट तो एंड आई एम होपिंग ऑल्सो कि आप लोग भी जो है अपनी प्रिपरेशन को रिज्यूम कर चुके होंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम इन क्लासेस से जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन क्लासेस का मोटिव ये है कि हम टू द पॉइंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें ठीक है और वही करंट अफेयर डिस्कस करें जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है पेपर में आने की ऑल्सो जब हमारा प्रिपरेशन लास्ट फेज में होगा तो हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जितने भी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए उन्हें ट्राई करेंगे कि हम एक वीडियो में कंपाइल करके उसको आपके साथ डिस्कस करें तो आपको ये वीकली फॉलो तो करना ही है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस मंथ में क्या हुआ था एंड अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं देन इट इज वेल एंड गुड ठीक है और आप इसको जितना रिवाइज करेंगे उतने आपके करंट अफेयर्स जो है वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे साथ ही साथ हमारा इन क्लासेस के थ्रू टारगेट ये भी रहा है कि अ, हम करंट अफेयर्स को तो टारगेट करें ही प्लस जो चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड हैं जो चीजें आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है चाहे वो ज्योग्राफी हो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो उनको भी हम अपनी क्लास में थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स जो है कहीं ना कहीं हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं राइट सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद दिस नोट आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट से इस मंथ के राइट सो आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन डेज का थीम लिखा गया है उनको भी आप मार्क कर लीजिएगा वो थोड़े इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे जितने भी डेज हैं उनको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन से मंथ में हम कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं तो इस मंथ से हमने ये स्टार्ट किया है नेक्स्ट मंथ भी हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे ठीक है ध्यान आपको ये देना है कि ये सारे डेज आपको ऐसे बहुत ज्यादा क्रैम नहीं करने इस पे ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है जो हम वैसे भी जब लास्ट में हम जब कंपाइल करेंगे तो हम एक साथ जो भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे उनको तो डिस्कस करेंगे बट आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि किस मंथ में कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं राइट तो चलिए पहला देखते हैं 1 अक्टूबर को हमारा होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इसकी थीम रही है इस बार की ब्रिजिंग जनरेशन फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी राइट सो 1 अक्टूबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर ऑल्सो दूसरे भी हैं हमारे जैसे इंटरनेशनल कॉफी डे हो गया वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हो गया अ, यहाँ पे मैंने रेलिवेंस और फोकस एरिया भी दे रखा है बट ठीक है आप एटलीस्ट 1 अक्टूबर का ये वाला डे तो याद रखिए इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ ओल्डर पर्सन ठीक है ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 अक्टूबर जैसे कि हम जानते हैं गांधी जयंती इट इज इम्पोर्टेंट ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी हम सेलिब्रेट करते हैं नाउ 2 अक्टूबर को हम लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर आज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ठीक है सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे कंट्री के इन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान किसान का तो ये भी ध्यान रखिएगा देन ऑन 4 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा फॉर योर पेपर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे बनाते हैं ठीक है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे फोकस एरिया यही रहता है कि एनिमल राइट्स और वेलफेयर के ऊपर काम किया जाए ठीक है 5 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड टीचर्स डे यहाँ पे वर्ल्ड है वर्ल्ड टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है एजुकेशन एंड एजुकेटर्स के लिए थीम इस बार की रही थी टीचर्स एट हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी ठीक है 6 अक्टूबर की बात की जाए तो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हैबिटेट डे वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है इनका फोकस एरिया और थीम को भी नोट डाउन करेंगे रेजिलिएंट अर्बन फीचर्स फिर आता है हमारा 8 अक्टूबर अगेन इम्पोर्टेंट इंडियन एयरफोर्स डे ये आपको पता होना चाहिए आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वन लाइनर क्वेश्चंस जो है कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं
तो एटलीस्ट अगर आप ये सारे नहीं लर्न कर पा रहे हैं या नहीं लर्न करना चाहते हैं, तो जिन पे स्टार मार्क है आप उनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग पेपर, ठीक है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। एडवोकेट मेंटल वेलनेस, इंडिया भी बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को अपनी कंट्री में एसोसिएट कर रहा है, पॉलिसीज बन रही है, आगे हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, ठीक है। तो थीम है इस बार की मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट, तो ये थीम भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 11 अक्टूबर की। अगेन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि हर मंथ का, हर 6 मंथ का आपको लर्न करना पड़ेगा, तो डोंट वरी, एटलीस्ट मेक नोट्स, जो हम स्टार मार्क कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए और बार बार ट्राई टू रिवाइज देम, ठीक है। सुबह उठ के एक बार देख लीजिए, या जब भी आप फ्री होते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, तो उस दौरान आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लर्न नहीं करना है बाय हार्ट, बार बार अगर आप इसको रीड करेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि हम, मैंने, हाँ, 11 अक्टूबर मतलब अक्टूबर मंथ में मैंने ये पढ़ा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो यू कैन एलिमिनेट, जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें आपका एलिमिनेशन अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। दिस विल डेवलप योर सिक्स सेंस, ठीक है। तो जो चीज आपको याद नहीं करनी होती है, जस्ट रीड इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। चलिए, क्या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, ठीक है, ये फोकस एरिया था। थीम, अगेन थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, एटलीस्ट इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबींग, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफी सारी कंट्रीज जो है, अब आपको उनकी प्राइम मिनिस्टर जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स देखने के लिए मिलती है। और अभी हाल फिलहाल आपको हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था, कैसे जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, विच इज अ गुड स्टेप, ठीक है। तो इसके लिए ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिए। 13 अक्टूबर है हमारा इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे, डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है, इसका फोकस एरिया था। 16 अक्टूबर की बात की जाए तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है। बाकी और बहुत सारे डेज हैं जो आपके लिए इररिलेवेंट हो सकते हैं पीपल के लिए, जैसे वर्ल्ड हैंड वॉश डे, ठीक है, ये सब चीजें भी मनाते हैं हम अक्टूबर में। बट इसके साथ साथ आप क्या याद रख सकते हैं, 23 अक्टूबर को हम एक क्या सेलिब्रेट करते हैं, स्नो लेपर्ड डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं, स्नो लेपर्ड डे, ठीक है, स्नो लेपर्ड, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। इससे आपको गोविंद पशु विहार याद आना चाहिए, ठीक है, जो हमने अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पढ़ा है, और करंट अफेयर वो नेशनल पार्क्स की सीरीज में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, स्नो लेपर्ड। ऑल्सो आप एक और जो है डे याद रख सकते हैं इस मंथ का, 24 अक्टूबर, ये इंटरनेशनल है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है, ठीक है। 24 अक्टूबर हमारा सेलिब्रेट क्या होता है, 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड पोलियो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अक्टूबर को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस बार इसके ऊपर आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो और न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड पोलियो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, ये तो थी कुछ मेन इवेंट्स और डेज जो हमने डिस्कस करे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पर, रिजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टीन क्वेश्चन नेसेसरी फॉर INEC, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, अगर आप पढ़ना चाहें। इसमें आर्टिकल में बेसिकली अगर मैं आपको एक क्रक्स दूं इस आर्टिकल का, तो पहली बार जो है हमारे कंट्री में इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है, बर्ड बद्र अब्दिलाते, राइट, सो माइट बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइटली, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये आए थे और इन्होंने जो है हमारा एक हमारा कॉरिडोर है, जैसे आपने चाइना का सुना होगा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चाइना जो है वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू वेरियस कंट्रीज, ठीक है, और अपनी डोमिनेंसी इंडियन पैसिफिक ओशन एंड जियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है BRI, ठीक है।
तो चाइना अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर रहा है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, ट्रेडिंग नेटवर्क क्रिएट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इसी के काउंटर में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने भी एक ऐसा ही कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी G20 में 2023 में, ठीक है। G20 समिट जब हुआ था हमारा, ठीक है, 2023 में, तो हमने एक ऐसी चेन बनाने की, एक ऐसा ही कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है, जिसे हम बोलते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। अब यहाँ पे तीन आपको सेक्ट याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया को कनेक्ट करेंगे यूरोप से वाया मिडल ईस्ट, ठीक है। तो कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज होंगी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज होंगी, और इंडिया जिनके साथ कनेक्टेड रहेगा। इट इज अ रेल रोड एंड सी रूट इनिशिएटिव। रेल रोड एंड सी रूट इनिशिएटिव, मतलब इसमें रेल्स भी इंक्लूडेड है, रोड्स भी इंक्लूडेड है, एंड सी रूट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिस्कशन करने आया था अजय कि हम इस कॉरिडोर को, इसके प्रोसेस को, इसके एस्टेब्लिशमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा एक अ, आपका स्टेटमेंट या स्टैंड ओवर पैलेस्टीन क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडिया का क्लियर करने के लिए यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। कि जैसे ही ये क्लियर होता है पैलेस्टाइन, पैलेस्टीन का क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है गाजा, पैलेस्टीन, ये आपने नाम सुने होंगे, तो ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया है। तो जैसे ही इनके ऊपर हमारा कंट्रोल आता है, या ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये सेटल डाउन होने की तरफ जाते हैं, तो हम ये जो IMEC है कॉरिडोर, इसको, इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारे साथ बायलेटरल टॉक करने आए थे इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इस कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉरिडोर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। ये चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है। इसको न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं चाइना का रीजन है पूरा, इसको यूरोप से काफी सारे नेशन से जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ रोड इनिशिएटिव जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो इंडिया को बाईपास किया जा रहा है। ऑल्सो देर इज अ मार्टाइन सिल्क इनिशिएटिव, ठीक है, जो आपका सी रूट्स है उनको यहाँ पे यूज किया जा रहा है थ्रू चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे तो ग्वादर पोर्ट यहाँ पे ऑल्सो इज, यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है चाइना का, जिसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी याद रखिएगा, ग्वादर पोर्ट वाज आल्सो इन न्यूज। खैर मोर, तो इसके ही काउंटर पार्ट में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने G20 में इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रपोजल रखा था G20 में 2023 में, जिसमें इंडिया जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से, ठीक है, ये आपका यूरोप आ गया, ये आपका इंडिया आ गया, से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो इट इज अ सी और रेल और रोड इनिशिएटिव्स। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन पोर्ट ये पूरा आपका सी रूट हो जाएगा यहाँ पे, जो कनेक्ट करेगा इंडिया को मिडल ईस्ट से, ठीक है। आप देख देख सकते हैं सऊदी अरेबिया यहाँ पे, यूएई इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो आपको जो पेपर के लिए पोर्ट याद रखना है वो है हाइफा। हाइफा, हाइफा किसका पोर्ट है? हाइफा इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्ट है जो इसराइल में है, और जो कनेक्ट करता है इस रूट को टू यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से जो कनेक्ट कर रहा है, ग्रीस से, इटली से, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये अभी डिस्प्यूट में है, ठीक है। ये एरिया कहाँ पे है? डिस्प्यूट में। तो जो इजिप्ट के आपके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रपोजल और रखा था कि यू कैन यूज स्विस कैनाल, जो आपका यहाँ पे सिस्टम है जहाँ पे चाइना और यूएसए का जो है वो डोमिनेंसी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो रूट है रेड सी से होते हुए जो मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, दिस इज सुएज कैनाल, ठीक है। इसको हम वैसे वर्ल्ड क्लास, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे,
तो उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये भी याद रखिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा इंडिया को कि आप इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, कि आप स्विस कैनाल को यूज कीजिए, ताकि आप जो है अगेन आप यूरोप से कनेक्टिविटी उठा रहे हो, मतलब वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हो। So it is a very complicated geopolitics situation right now, क्योंकि इंडिया काफी सारे समिट्स को अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हम अभी यूएसए से जो टैरिफ हमारा प्रेशर दे रहा है, साथ ही साथ हमें चाइना की डोमिनेंसी भी नहीं क्रिएट होने देना है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। होने देना है मतलब चाइना को मोनोपोली वाली सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। ये इंडिया की स्ट्रेटेजी है अभी, ठीक है। ऑल्दो चाइना के साथ भी हम ट्रेड स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मोर ओवर तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यहाँ पे तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे सारा जियो पॉलिटिक्स, बट ये आपको ये याद रखना है कि पेपर के लिए आपको ये पूछा जा सकता है INEC जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये हाइफा पोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। नासिक यूनिट ओपन्स हेल कैन रोल आउट 24 तेजस जेट अ ईयर, ठीक है। तो बेसिकली आपको पेपर के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको तेजस MK1 के ऊपर पता होना चाहिए दैट इट इज अ इंडिजीनियस फाइटर जेट, जो अब कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, ठीक है। डेवलप किसने किया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने। ये याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये तेजस जो है ये लाइट वेट मल्टी रोल सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो इसको जो ये हमारा इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ऐसे 24 एयरक्राफ्ट जो है हम अपने डिफेंस में इनको इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। पर्पस क्या रहेगा, पार्ट ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम टू रिप्लेस MiG-21 फ्लीट। जो MiG-21 फ्लीट जो हमारा पुराना मॉडल है फाइटर क्राफ्ट का, उसको रिप्लेस करना है किससे, तेजस MK1 से। अच्छा, तेजस के काफी सारे वेरिएंट्स है, ठीक है। तो MK1 है, MK1A है, ठीक है। तो इन दोनों को तो इंडक्ट किया जा रहा है एयरफोर्स में। अभी MK2 पे भी बात की जा रही है, अंडर डेवलपमेंट है, एनहांस कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। MK1 की जो स्पीड है वो है 1.8 मैक्स, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कैन कैरी एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड वेपन ऑल्सो, ठीक है। तो ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को भी कैरी कर पाएगा। कॉम्पैक्ट रेंज यहाँ पे रहेगी 500 किलोमीटर्स, ठीक है, इसकी रेंज रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आपके प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। कभी कभार आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि तेजस MKI, ठीक है, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, किसने इसको डेवलप करा है, डेवलपिंग अथॉरिटी कौन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी कौन है, या पर्पस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LAC प्रोग्राम, ठीक है, टू रिप्लेस MiG-21 फ्लीट। अच्छा, हमारा एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर भी है, वो भी याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हेल ने ही प्रोड्यूस करा है, ठीक है, हेल प्रचंड, ठीक है। हेल प्रचंड ये क्या है, हमारा लाइट अटैक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली जो चीजें न्यूज में है, ठीक है, जेट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता रहा हूँ, या एयर जो हमारे डिफेंस है उससे रिलेटेड, तो मैं आपको वो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। बाकी हेल ने एक और तेजस के साथ एक और एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया है, HTT-40, जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। ये भी तेजस के साथ इंडल्ज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं H40 एयरक्राफ्ट। अच्छा, ऑल्सो आपसे कोई पूछ लेता है, जैसे अब यहाँ पे हम इंडिजीनियस की बात कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री में ही बनाया जा रहा है, ऐसी हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो याद रखिएगा ये है INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग एंड आगे बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी, राइट। तो आगे बात करते हैं, केरला ज्वाइंस PM श्री। नाउ PM श्री
इज अ स्कीम, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीक ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है स्कीम, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया लॉन्च की गई थी 2022 में। पीएम श्री स्कीम बेसिकली एम करती है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड 14,500 स्कूल अक्रॉस इंडिया, जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, सारे कंपोनेंट्स हो किसके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली फोकस करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स के ऊपर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे आप क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स देखते हैं, ऐसी चीजें, इंडल जो हमारे क्लासरूम में, ऐसा फोकस रखती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टूवर्ड स्कूल्स, ठीक है। ऑल्सो प्रमोट्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इनिशिएटिव्स लाइक सोलर पैनल का यूज करना, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन कैंपसेस हो स्कूल्स में, ये सब क्या फोकस है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है, ठीक है। इसी के ऊपर कौन वर्क करता है, स्कूल्स को कौन फंड प्रोवाइड करता है, पीएम श्री स्कीम्स के अंडर स्कूल्स को फंड प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपने स्कूल में इंडक्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, पीएम श्री स्कीम में फंड जो है वो रेशो में डिवाइड होता है, ठीक है। किसी भी स्कूल्स के लिए फंड कैसे आते हैं, जैसे अगर मैं स्टेट स्कूल्स की बात करूं तो 60-40 का रेशो होता है, मतलब 60% तो सेंटर से आएगा और 40% आपका स्टेट से आएगा। वेयर एज अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स की बात की जाए तो 90% आपका सेंटर देंगे और 10% आपका स्टेट जो है उसको फंड करेगा, सॉरी। हिल स्टेट्स की बात की जाए और वो सॉरी यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो ये रेशो क्या हो जाता है, 100% का हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैनेज पीएम श्री स्कीम में जो मैनेजमेंट होता है, फंड मैनेजमेंट होता है, वो जॉइंटली किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो ये थोड़े कुछ हाइलाइट्स थे, एटलीस्ट आप पीएम श्री स्कीम याद रखिएगा किससे एसोसिएटेड है, पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। चलिए, बात करते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की, विच इज चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑन लूनर एक्सोस्फेयर, ठीक है। चंद्रयान 2 जैसे हमें पता है एक स्पेस मिशन था, एक लूनर मिशन था बेसिकली, ठीक है, बाय द इसरो। इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। चंद्रयान 2 was इंडिया सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, पहला कौन सा था, चंद्रयान फर्स्ट। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, एक्सप्लोर करना था कौन सा, सदर्न पोल रीजन ऑफ द मून, ठीक है, स्टडी करनी थी लूनर टोपोग्राफी, मिनरोलॉजी एंड सर्च फॉर आइस, वाटर आइस जो मून पे अगर मिल जाए, ठीक है। ये इसके कुछ बेसिक और ऑब्जेक्टिव्स थे इस मिशन के। साथ ही साथ एक्सोस्फेयर ऑफ मून को भी यहाँ पे स्टडी करने का एक मिशन था, ठीक है, एक प्लान था इस मिशन में। एक्सोस्फेयर क्या होती है, जैसे हमने अर्थ के बारे में पढ़ा है, देर आर डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात की जाए, तो सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फेयर देखने के लिए मिलती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर हम ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, ठीक है। फिर मीजोस्फेयर एंड देन यू हैव आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, आपको ऐसे डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको देखने के लिए मिलती है जब आप वर्टिकली अर्थ से वर्टिकल हाइट गेन करते हैं, ठीक है, ऑल्टीट्यूड वाइज जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको ऐसे डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिलती है एटमॉस्फेयर की। सिमिलरली मून की भी जो एक्सोस्फेयर है, जो आपकी थिनेस्ट लेयर होती है, ठीक है, आउटर थिनेस्ट लेयर, उसको स्टडी करना था इस मिशन के अंदर। इस मिशन के 3 मेन कंपोनेंट्स थे, जैसे कि एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था। आपने ये सुना ही होगा, ऑब्वियसली 2019 का सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था विक्रम लैंडर के बारे में, आपने न्यूज में काफी बार इसको आपने सुना होगा, ठीक है। और रोवर, रोवर भी इसमें इंक्लूडेड था, प्रज्ञान रोवर। हम देख लेंगे कि चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, द अब हुआ इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हुई थी कि ऑर्बिटर तो कंटिन्यू फंक्शन जो था उसका सक्सेसफुली उसने कंडक्ट किया, बट विक्रम लैंडर जो था, जैसे कि हम जानते हैं, वो उसका कम्युनिकेशन जो था जस्ट बिफोर दी प्लान सॉफ्ट लैंडिंग, वो उसका कम्युनिकेशन जो था वो हमसे लॉस्ट हो गया था, ठीक है। तो 16 सितंबर 2019 ड्यू टू द लास्ट मिनट डिसेंट एरर हम विक्रम लैंडर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। अब ये जो कंपोनेंट्स है, चाहे मैं ऑर्बिटर की बात करूं, चाहे मैं लैंडर की बात करूं, चाहे मैं रोवर्स की बात करूं, इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट इंडक्ट किए गए थे, ठीक है, जिन्हें हम पेलोड्स भी कहते हैं। अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो उनको हम क्या कहते हैं, पेलोड्स कहते हैं।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। डिस्पाइट द सेटबैक द मिशन अचीव 95% ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू द ऑर्बिटर। अब जब चंद्रयान 2 की बात की जा रही है तो इसका फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन आया है एक्सोस्फेयर से रिलेटेड, ठीक है। बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड में बेसिकली डिफरेंसेस क्या थे। तो लॉन्च डेट की बात की जाए तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दिस इन्फो विल आल्सो हेल्प यू इन योर इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं, अगर आप कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे फ्रेम होते हैं, ठीक है। चंद्रयान सेकंड की बात की जाए तो 22 जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल था यहाँ पे PSLV C11 और यहाँ पे JSLV M3 MK3 M, ठीक है। ये इनके लॉन्च व्हीकल का नाम था। मिशन टाइप था ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब। यहाँ पे आपको तीन कंपोनेंट्स देखने के लिए मिले थे। एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, एक रोवर था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये ऑर्बिट करने वाला सरफेस स्टडी मिनरल्स, सबसे की कंपोनेंट यहाँ पे डिस्कवर हुआ था H2O का प्रेजेंस, ठीक है, मॉलिक्यूल का प्रेजेंस। वहीं अगर चंद्रयान सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे CME इम्पैक्ट ऑब्जर्वेशन इसका मेन की फाइंडिंग अभी जो हमें देखने के लिए मिल रही है, ये इसका मेन की डिस्कवरी थी। CME क्या होता है? करोनल मास इजेक्शन। करोनल मास इजेक्शन, ठीक है। करोनल मास इजेक्शन कहाँ से होता है? जैसे सन रेज जो होती है, जब सन की रेज मून के एग्जोस्फेयर पे पड़ती है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? करोनल मास इजेक्शन देखने के लिए मिलता है। हर एक प्लेनेट के पास इसके ट्रेसेस होते हैं कि सन की जो रेडिएशन जो वेव्स आ रही हैं उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? करोनल मास इजेक्शन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा एग्जोस्फेयर पे, ये स्टडी किया गया किसके थ्रू? एक पेलोड था, एक इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ पे अगर आप पेलोड की बात की जाए तो चंद्रयान में 8 इंडियन ऑर्बिटर्स थे, मतलब पेलोड थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे। 4 लैंडर में थे, ठीक है। 4 पेलोड्स कहाँ पे थे? लैंडर में थे और 2 हमारे रोवर में थे। तो ये जो ऑर्बिटर में एक पेलोड था जिसका नाम था चेस 2, ठीक है। इसके अंदर क्या यूज होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। बहुत टेक्निकल आपको बता रहा हूँ। बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो आइसोटोप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बहुत ही मैं आपको टेक्निकल उसमें बताऊं, वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, बट ये डिटेक्ट कर सकता है आर्गन, ठीक है। आर्गन को डिटेक्ट कर सकता है, हीलियम के एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सोडियम को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर सकता है बेस्ड ऑन देयर मास और डेंसिटीज। बहुत कॉम्प्लेक्स इसका फंक्शनिंग रहती है, ठीक है। तो ये इसका CME का इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या कौन सा यूज किया था? चेस 2, ठीक है। आपको यहाँ इस आर्टिकल में भी देखने के लिए मिल जाएगा इसके बारे में। अगर आपको पढ़ना है तो आई विल अटैच दिस आर्टिकल इन दी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट। बाकी मैंने आपको बता दिया जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे CME की अगर मैं बात करूँ तो करोनल मास इजेक्शन, ये कहाँ आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? एक्सोस्फेयर ऑफ मून पे, ठीक है, जो वो भी जो डे लाइट के कांटेक्ट में है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मास इजेक्शन है, जो इन पार्टिकल्स का क्या इम्पैक्ट है, ये स्टडी करने के लिए ये स्टडी की गई है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमें चंद्रयान 2 ने ये दिया है, सॉरी, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन चंद्रयान 2 ने हमें ये दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं दूसरे एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको एक लैंडर मिल जाता है, एक रोवर मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट में तो कोई भी नहीं था, पर रोवर अगर आप सेकंड की बात करें तो प्रज्ञान आपको यहाँ पे रोवर देखने के लिए मिलता है।
वहीं अगर मैं लैंडर की बात करूँ तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रोब ही था बस, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंडर था जिसमें आपके 4 जो थे वो पे लोड्स भी थे, ठीक है, विक्रम विक्रम लैंडर, ठीक है। बाकी और डाटा आपको दिया गया है, कब एंड हुआ, कैसे कंटिन्यूअस, अब चंद्रयान 3 भी आपका जो है वो फंक्शनिंग में है ऑन मून, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। आई गेस लैंड कर गया था चंद्रयान 3 अगस्त में 2023 में। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा देख लेना है, और एटलीस्ट आपको ये पता हो कि लॉन्च कब किया गया था, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स हैं, कैसे वर्क करता है, सीएमई, चेस, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिगिन टेस्ट रन, ठीक है। अच्छा, इसकी बात हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं पहले भी, अगर आप करंट अफेयर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने इस सुबनसिरी लोअर हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड हमने पूरा ब्रह्मपुत्रा का मैपिंग भी की थी कि कौन सी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने बात करा था। उसी में से एक ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। स्टेट आपको याद रखना है, ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी है किसकी, ये भी आपको पेपर के लिए पता होना चाहिए। नाउ दिस इज वेयर स्टैटिक्स कम, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन जो है आपका जीएस का, वो यहाँ पे बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जामिनर आपसे ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ सकता है अगर वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में ना पूछे, ऑल्दो ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और एजेंसी कौन सी है इनकी, एनएचपीसी लिमिटेड। कैपेसिटी कितनी है, ऑल्सो पूछेंगे नहीं, कभी कभार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बट इन जनरल आपसे ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो 2000 मेगावाट इसका जो है वो कैपेसिटी है। आगे बात करते हैं, वाई आईयूसीएन रेड लिस्ट फ्लैग द वेस्टर्न घाट। अच्छा, अब हम आईयूसीएन के बारे में तो बात कर चुके हैं, ठीक है। आईयूसीएन एक ऐसी बॉडी है जो मॉनिटर करती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को। अगर आपने आईयूसीएन के बारे में जानना है तो आप हमारा जो नेशनल पार्क वाली सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। आईयूसीएन एक रेड लिस्ट निकाल दी है जो जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं, फ्लोरा फौना, उन सबका एक कैटेगरी वाइज डिस्टिंग्विशन करती है कि कौन सा, किस एनिमल को, किस स्पीशीज को ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है, किसको कम है, तो ऐसी एक लिस्ट निकालती है। वैसी आईयूसीएन एक और रिपोर्ट निकालती है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, मिक्स नेचुरल और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दोनों को मिला के, ठीक है, एक रिपोर्ट निकाली जाती है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनमें जिन भी साइट्स में ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत होती है, जैसे हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ा है, सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की भी कैटेगरीज यहाँ पे आईयूसीएन डिवाइड करता है। जैसे इंडिया में ही कंसर्न दिखाया गया है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को लेके, जैसे वेस्टर्न घाट, मानस नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। अब इनकी क्या लोकेशन है ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप अगर अगेन अगर आप नेशनल पार्क्स वाली सीरीज में देखेंगे तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको मानस नेशनल पार्क्स के बारे में पता चलेगा, कौन कौन सी रिवर उससे एसोसिएटेड है, कौन कौन सी स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती है, क्या यूसीएन स्टेटस है उनका, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, ठीक है। मोर ओवर, चलिए अब बात करते हैं कंजर्वेशन साइट्स की। तो यहाँ पे मेंशन किया गया वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 में 2025 की रिपोर्ट में कि वेस्टर्न घाट, मानस मानस नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क को ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है। थ्रेट्स यहाँ पे बताए गए हैं, क्लाइमेटिक चेंज, टूरिज्म, इन्वेजन स्पीशीज ऐसी होती है जो नेचुरली ग्रोन नहीं होती है, ठीक है, जो यहाँ किसी भी एरिया में नेचुरली ग्रोन नहीं की जाती है, वहाँ का इनहेरिट फ्लोरा या फौना नहीं है, ठीक है, बाहर से लाया गया और अब वो इतना फैल जाता है, इतनी स्पीशीज इतनी क्वांटिटी में बढ़ जाती है कि यहाँ पे जो यहाँ की जो इंडिविजुअल स्पीशीज है, जो नेचुरली ग्रोन स्पीशीज है, उनको ही सरवाइव करने के लिए
जगह नहीं मिलती है, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इन्वेजन स्पीशीज, जो बाहर से आती है, ठीक है, आउटसाइडर्स होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजन स्पीशीज। तो ये भी एक थ्रेड बताया गया है, ठीक है। रोड्स एंड हाइड्रो पावर्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्पेशल मेंशन किया गया है, डैम अक्रॉस सिलहाला रिवर, सिलहाला रिवर एंड कुंदहा रिवर, ठीक है, तमिलनाडु की ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अच्छा, इससे हम समझ लेते हैं कि ये जो दो रिवर्स हैं, ये किससे कनेक्टेड है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको ये याद रखना है, किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, भवानी रिवर, भवानी रिवर, सॉरी, भवानी रिवर, भवानी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, वेयर एज भवानी रिवर इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है भवानी। इसको बेसिकली ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कावेरी रिवर, जैसे हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा था, तो आपको कावेरी रिवर के बारे में मैं थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, स्टैटिक पार्ट भी आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो कावेरी रिवर कर्नाटका से ओरिजिनेट करती है, फ्रॉम वेस्टर्न घाट, याद रखिएगा, वेस्ट से ओरिजिनेट करती है। ओरिजिन पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट की अगर बात की जाए, तो ओरिजिन पॉइंट है ताला कावेरी, क्या है, ताला कावेरी, राइट। कर्नाटका से वेस्टर्न घाट से फ्लो करती है टूवर्ड्स द ईस्टर्न घाट, और बे ऑफ बंगाल में ये जो है वो मर्ज हो जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई शिमशा। अब कैसे पता करते हैं हम ट्रिब्यूटरी को, जहाँ रिवर का फ्लो होता है, उसके जो राइट और लेफ्ट में जो आपको रिवर्स देखने के लिए मिलती है, वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो लेफ्ट में देखने के लिए मिलती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं और अगर आप रिवर के फ्लो की तरफ अपना फेस करेंगे, तो जो हैंड आपका राइट शो करेगा तो राइट बैंक होगी, जो लेफ्ट शो करेगा वो लेफ्ट बैंक होगी। तो कावेरी की अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, तो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, हेमवती, ठीक है। दूसरी कौन सी आती है हमारी, सिमशा, जो मैं पहले बोल रहा था, ठीक है, हेमवती, सिमशा। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, तो सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, कामबिनी, राइट। देन वी हैव भवानी, जिसकी हम बात कर रहे थे, एसएस, जस्ट फॉर योर रिवीजन, ठीक है, आपका ड्रेनेज सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, तो उसका रिवीजन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशंस ऐसे मत कीजिएगा कि ये इससे पहले ज्वाइन करती है, इसके बाद ज्वाइन करती है, ठीक है। तो मैं बस राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो भवानी हो गया, उसके बाद आती है हमारी नोगिल, और लास्ट में आती है हमारा अमरवटी, अमरावती, अमरावती, राइट। भवानी की ही दो ट्रिब्यूटरीज है जो हमने अभी पढ़ी, एक सिल्ला, सिल्ला हला, राइट, सिल्ला हला, और दूसरी कौन सी है, कुंधा, 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 ठीक है। दोनों कहाँ पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु पे। इन्हीं पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, मतलब डैम्स इन पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जो कि थ्रेट क्रिएट करते हैं अराउंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सुंदरबन का जो इशू है, जैसे हमने बात करी कि सुंदरबन भी हमारा क्या है, एक
वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 की रिपोर्ट में स्पेशल मेंशन किया गया है कि सुंदरबन में आपकी सैलिनिटी, सी लेवल राइज हो रहा है, पॉल्यूशन एक इसका जो है कारण हो सकता है। सिग्निफिकेंस देखें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट जो है वो 1%, स्मॉलर देन 1% एरिया ऑफ अर्थ कैप्चर करते हैं, बट 20% से ज्यादा हमारा ग्लोबल डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। वैसे भी आपने वेस्टर्न घाट के बारे में सुना ही होगा, दैट दे आर द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन आर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी आपको फ्लोरा फौना की वेराइटीज देखने के लिए मिलती है, जिन्हें कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। खैर, यहाँ पे मैंने आपको कावेरी के बारे में बता दिया, ताला कावेरी कर्नाटका, आप ओरिजिन याद रखेंगे। दूसरा, आप ट्रिब्यूटरीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, और इन सबके आप लोकेशन याद रख लीजिएगा, बिकॉज दे आर इन न्यूज, मानस, सुंदरबन, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट में इनका मेंशन। ठीक है, बाकी आईयूसीएन के बारे में आपको जानना है तो अगेन आई रिकमेंड कि आप हमारा वो सीरीज को एक बार देख लें। राइट, मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, प्रिपेयर फॉर जनजातीय दिवस। 15 नवंबर को बनाना जाना है हमारा जनजातीय दिवस इन नवंबर, सेंटर टेल्स। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है, पहले डिक्लेयर देख लेते हैं। डिक्लेयर कौन करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्रीज याद रखेंगे, कभी कभार कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज स्पेशल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सी स्कीम या कौन सा फेस्टिवल, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो अनाउंस करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 2021 में, आइकॉन था बिस्रा मुंडा। बिस्रा मुंडा जी हमारे कौन थे, ये हमारे क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स थे, ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए और सोशल रिफॉर्म लाए थे। मुंडा ट्राइब बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पेपर में क्या पूछ लिया जाएगा कि मुंडा ट्राइब आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी कहाँ है, झारखंड। ठीक है, झारखंड, वैसे बिहार में भी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन जगह भी आपको बिरसा मुंडा देखने के लिए मिलती है, वेस्ट बंगाल भी। पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, झारखंड में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एंड ये मुंडा ट्राइब की मैं बात कर रहा हूँ। बिरसा मुंडा जी कौन थे, ये इन्हीं ट्राइब के एक आइकन है, एक फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो बनाई जाती है। मेजर स्कीम ड्यूरिंग दिस जनजातीय गौरव, जो हम बात कर रहे हैं, जो ये वीक मनाया जाएगा 15 नवंबर से नवंबर 1 से 15 नवंबर तक, इसमें कुछ मेजर स्कीम की बात की गई है इस आर्टिकल में, जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे पीएम जनमान स्कीम, आदि कर्मयोगी स्कीम, और वन अ, धन विकास स्कीम। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पीएम जनमान स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री, इसको रिलीज कर देता हूँ। पहले हम बात कर रहे हैं पीएम जनमान स्कीम। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री अभियान। ठीक है,
चलो, यहाँ पे बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर सर्विसेज और वेलफेयर स्कीम है। जो ट्राइबल एरियाज है उनमें बेसिक जो सुविधा है, ठीक है, पानी बिजली इन सब की सुविधा पहुंचाई जाए, बेसिक सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए। वेलफेयर, बेसिकली इट इज अ वेलफेयर स्कीम फॉर ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। जिसमें मेन फोकस रहता है हमारा बेसिक, जो हमारी बेसिक सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा सके। फाइन। हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, लाइवलीहुड, इन सब के ऊपर पीएम जनमान स्कीम में बात की जाती है, ठीक है। दूसरी हमारी आती है आदि कर्मयोगी स्कीम। दूसरी कौन सी बात की गई है? आदि, ठीक है, आदि कर्मयोगी स्कीम के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स, बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स का स्किल डेवलपमेंट होता है। स्टेक होल्डर्स इन द सेंस एनजीओ हो गए, ऑफिशियल्स मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए आगे जाके पॉलिसीज बनाने वाले, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। उनको बताया जाता है कि भाई इस जो ये ट्राइबल ग्रुप है इसकी क्या नीड्स है, क्या इनको फाउंडेशन देनी चाहिए, कैसे आप रिक्वायरमेंट्स जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बनाया गया? आदि कर्मयोगी स्कीम, जिसमें ऑफिशियल्स को स्किल डेवलपमेंट की और कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, जो पॉलिसी मेकिंग में और वेलफेयर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, वन धन विकास केंद्र, ठीक है, वन धन विकास केंद्र स्कीम जो है, ये इनिशिएटिव है टू प्रमोट वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिन्हें हम एमएफपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जैसे आपने बास्केट्स देखी होंगी काफी सारी, जो ट्राइबल ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो उनकी ब्रांडिंग करना, उनको प्रमोट करना, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव बनाया है, वन धन विकास केंद्र, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, इट इज एम्पावरिंग ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फॉरेस्ट गैदरिंग थ्रू लोकल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो उसको बिजनेस का एक स्ट्रक्चर, बिजनेस का एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इसके लिए ये स्कीम जो है वो इनॉग्रेट की गई है। एमएफपी के आपको पता होना चाहिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो ट्राइबल लोग ही बनाते हैं, ठीक है। तो इन तीन स्कीम की बात की गई है यहाँ पे इस आर्टिकल में। तो ये तीनों स्कीम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करती है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है ऑफिशियल्स की, जो आगे जाके क्या करेंगे, पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल की भी बात की गई है। तो मतलब बेसिकली आपको ये सारे सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, बिसरा मुंडा ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको इन जो ये स्कीम्स है जो अभी रिसेंटली न्यूज में, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली काम क्या करती है, ठीक है। खैर, मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट दूसरी स्कीम जो आपके पेपर में आने के लिए बहुत हाईली चांसेस है इस बार आपसे ही पूछ ली, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये है मिष्टी स्कीम। और मिष्टी स्कीम किससे एसोसिएटेड है? मैंग्रोव कवर को बढ़ाने के लिए अलोंग द कोस्ट लाइन, राइट, एंड सॉल्ट पैन लैंड्स। सो बेसिकली हमें पता ही है कि मैंग्रोव कितने इंपॉर्टेंट है हमारे, ये एक तरीके से बफर की तरह काम करते हैं, जब हमारे स्ट्रॉम हिट करते हैं हमारे कोस्ट लाइन को, स्ट्रॉम जब हिट करते हैं। दूसरा,
फिशेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। स्विकिस्टर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कैप्चर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो कुछ इकोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंस हो गया। मिस्ट्री स्कीम का बेसिकली एक तो पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिस्ट्री स्कीम, ठीक है। तो इसको क्या करा जा रहा है, तो एम क्या है, टू इंक्रीज द मैंग्रोव कवर, जैसे हम बात कर ही चुके हैं, कोस्टलाइन के अलोंग इन सॉल्ट पैन लैंड्स के लिए। इट वाज लॉन्च इन 2023, 2023 में लॉन्च किया गया था मिस्ट्री स्कीम को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लिख लीजिए अगेन, मेक अ सेपरेट नोट ऑफ दिस ताकि आपको ये लास्ट तक याद रहे। द इनिशिएटिव फॉलोड ज्वाइनिंग ऑफ मैंग्रोव अलायंस इन कोप 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो हुआ था, उसमें एक मैंग्रोव अलायंस था जिसे इंडिया ने ज्वाइन किया था, ठीक है। In 2022, it focused mainly on सुंदरबन डेल्टा, हुगली एस्चुरीज एंड अदर कोस्टल रीजन। और अभी यहाँ पे गुजरात के कोस्ट के अलोंग भी इसमें काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, न्यूज है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट हैज रिस्टोर्ड एंड कंजर्व्ड अबाउट 22,560 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव इन लास्ट 2 years अंडर द मैंग्रोव इनिशिएटिव। कहाँ पर? इन एरिया ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात के जो कोस्ट है वहां उस तरफ आपको ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है अगेन। इस न्यूज का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी 27 अक्टूबर को भी ये न्यूज थी, फिर दोबारा रिपीट हुई, जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो था उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, अभी है इवेंचुअली, टू अटेंड क्वाड्स, ब्रिक्स और एशियन समिट जो भी रिसेंटली हुई है कुआलालंपुर में, मलेशिया में, ठीक है। तो इंडिया ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको मिस करा है इस अपॉर्चुनिटी को। अगेन इट कनेक्ट्स टू द जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जिसमें every of this international organization is a counterpart of the other one, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वाड्स की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है ऑफ इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। किस किस का ग्रुप है? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। इसको 2017 में आप मान सकते हैं रिवाइव किया गया था। इट एम्स टू एश्योर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक मारटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो चाइना का इन्फ्लुएंस है जो इंडियन पैसिफिक ओशन में, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड्स का जो है हमारा हमें देखने के लिए मिला था फॉर्मेशन, ठीक है। रेजिलियंट सप्लाई चेन, सप्लाई चाइना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन एंड वैक्सीन कोऑपरेशन, दो नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इट प्रमोट्स, ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है बट इट इज अ बायलेटरल अलायंस, ठीक है। इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड काउंटर चाइना assertive इन द रीजन, ठीक है। चाइना का जो पैसिफिक रीजन में जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड्स बनाया गया। एशियन की बात करूं, जो आप एशियन समिट आप इतनी बार सुनते हैं, ठीक है। एशियन समिट की अगर बात की जाए तो एशियन का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। एशियन का मेंबर इंडिया नहीं है बट इट वाज स्टैब्लिश इन 1967, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, विद 10 ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। 10 मेंबर थे, अब इसमें +1 आप और कर दीजिए, टिमोर, ठीक है। ईस्ट टिमोर जो है इसका अभी न्यू मेंबर बना है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए हैं? 11 मेंबर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर के लिए पूछा जा सकता है। इसके 10 मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अगेन इन सारे नेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको, नो सॉरी, ईस्टर्न साइड में आपको ग्लोब के देखने के लिए मिलेंगे। साउथ ईस्टर्न नेशंस का एक ये कोलैबोरेशन है, ठीक है। इट प्रमोट्स रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एशियन का मेंबर इसलिए नहीं है इंडिया क्योंकि ज्योग्राफिकली देखें तो इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट में नहीं पड़ता है, इट इज इन साउथ ऑफ एशिया, ठीक है। सो
एक ज्योग्राफिकल रीजन है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, बट एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह इंडिया यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंगेज विद एशिया थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी कि हमें अपने नेबरिंग, अपने साउथ में, अपने जो नियर बाय नेशंस हैं उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, ये ईस्ट पॉलिसी में आता है, ठीक है। बहुत पुरानी पॉलिसी है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो द एशियन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप में आपको इंडिया यहाँ पे बार बार देखने के लिए मिलता है। तो एशियान की अभी रिसेंट समिट हुई थी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेशन मिस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेशन मिस कर दिया। पेपर में आपसे ये नहीं पूछेंगे, पर आपसे क्या पूछ सकते हैं, एशियान के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर क्वाड की बात करूं, अगर मैं क्वाड्स की बात करूं, जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, सो एक सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है। हमने देखा, अच्छा, इसको फाउंड किया गया था 2007 में, रिवाइव होती है 2017 में, अगेन ड्यू टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो आपका चाइना का इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस आपने देखा। और अब रिसेंट इसका जो आपका इसकी सबमिट किसने होस्ट करी थी, टोक्यो जापान ने। नेक्स्ट सबमिट टू बी होस्टेड इन इंडिया, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। इसकी जो सबमिट होगी वो कौन होस्ट करेगा, इंडिया, ठीक है। तो 2025 की जो अब सबमिट होने वाली है वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। अगेन ये बीआरआई के काउंटर बैलेंस को और इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एशियन हमने कर लिया, एशियन की बात करते हैं। एशियन जो है हमारा हेडक्वार्टर इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे हेडक्वार्टर का पूछ लिया जाता है, तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया में। देखिए, मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको इन सब की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? बट आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, जो स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो जैसे एशियन के बारे में पूछ लिया जाता है, क्वाड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एस्टेब्लिशमेंट बताया, कौन-कौन पार्टनर्स हैं, ये आपको मैंने बता दिया। सो दिस इज़ अ ओवरव्यू ऑफ इट। अब इनके क्या रिलेशन है, कैसे ये काउंटर पार्ट्स हैं, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएँगे, ठीक है? जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जितना भी मेंशन है, अगर आप उसको भी पढ़ के चले जाते हैं तो यू कैन एलिमिनेट, एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चन अगर इनसे आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इस टॉपिक पे जब हमारा वीडियो आएगा तो आप उसको देखिए, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो जनरल जो स्टूडेंट है वो उसको मिस करके जाएंगे, एंड इट कैन बी और गेम चेंजर, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्रिक्स की, ठीक है। तो हमारा ब्रिक्स जो है, अ, ये हमारा है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक, अगेन एक कोऑपरेशन है, ठीक है। कंप्राइजेस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। 2009 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था, 2009 में, ये याद रखिएगा। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने इसको कब ज्वाइन किया, 2010 में। इसके कुछ इनिशिएटिव, अच्छा, इसमें भी जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 11 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 11 मेंबर्स हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्हीं के बीच में आपका जितने भी इसके रेजिडेंसीज हैं वो रिवॉल्व करती रहती हैं, ठीक है। अब 2026 में जैसे हमारा क्वाड्स की जो अब सबमिट होगी 2026 की, तो उसे कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। वैसी आपका ब्रिक्स की भी सबमिट जो है इस बार 2026 में कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा कि इस बार की जो सबमिट्स है वो कौन होस्ट कर रहा है। इनके कुछ प्रोमिनेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनका एक प्रोमिनेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कभी कभार आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है आपका शंघाई, चाइना में, ठीक है, शंघाई चाइना में। 2024 में
इसको वो करा गया था, ठीक है। अच्छा, ये फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को भी प्रमोट करता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं किसी भी कंट्री में, जो इसके मेंबर्स हैं उनको फाइनेंस करने का काम करता है, ठीक है, ब्रिक्स के मेंबर्स को, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। दूसरा इनिशिएटिव है इनका कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, सपोर्ट मेंबर्स ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है किसी भी कंट्री में, तो उसको मॉनिटरी सपोर्ट के लिए हमारे पास सीआरए इसका एक इनिशिएटिव है, ठीक है। बेसिकली इसका फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं, जब हम इसके डेडिकेटेड क्लास करते हैं इसके ऊपर, तब हमें पता चलता है इसका फॉर्मेशन हुआ इसलिए था कि ग्लोबल साउथ पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस आए। तो आप जो जितने भी आप इसके मेंबर्स देखेंगे, तो वो आपको साउथ से ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, मतलब जो सदर्न स्फेयर है वो उससे ज्यादा आपको यहाँ पे पावर जो है वहां ड्राइव हो ज्यादा, इसलिए इसको फॉर्मुलेट किया गया था, एक्सेप्ट फॉर रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया का थोड़ा सा एक्सेप्शन है। काउंटर बैलेंस, और जो G7 का काउंटर बैलेंस की तरह भी इसे देखा जाता है, जो G7 की डोमिनेंसी है उसके काउंटर बैलेंस में भी इसको देखा जाता है, ठीक है। मोर ओवर पेपर के लिए बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी स्टैटिक चीजें डिस्कस की हैं, आपको वो यहाँ पे नोट डाउन करनी है। साथ ही साथ इनके ऊपर हम डेडिकेटेड क्लास करेंगे, मैप पे देखेंगे कि कौन सी कंट्री किसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सी कंट्री किस में पार्टनरशिप रखती है, और इंडिया की भी बात करेंगे कि इंडिया इन सभी कंट्रीज के साथ अपना पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी वाइज भी सिनेरियो शेयर करता है, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन के चक्कर में, क्योंकि ये एक दूसरे के काउंटर बैलेंस है, किसी में चाइना इंक्लूडेड है, किसी में नहीं है, किसी में रशिया इंक्लूडेड है, तो किसी में अमेरिका की कंट्रीज इंक्लूडेड है, तो उन्हीं को बैलेंस करने के लिए इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अपॉर्चुनिटी को मिस किया कि वो अटेंड करें एशियन समिट को, जो कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको कुछ स्टैटिक चीजें मैं इसके बारे में बता सकूं। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, 31st और 53rd हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय सेलेक्ट किए गए हैं, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जी। आफ्टर ये किन्ने सक्सीड करेंगे, बी आर गवई को, ठीक है। बी आर गवई जो अभी हमारे सीजीआई हैं, नवंबर में 24 नवंबर 2025 को हमारे गवई जी जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे, और उनकी जगह कौन आएंगे, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। देन वी हैव एक्सरसाइज त्रिशूल विच इज रिसेंटली न्यूज, ठीक है। हमने इससे पहले वाले सेशंस में भी काफी सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी है, बट आप उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है, बार बार, और उनमें एड ऑन्स करते रहिए, जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते रहेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है। तो ये है त्रिशूल, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, कॉम्बैक्ट, ठीक है। ये वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान के अलोंग किया गया है। अभी जैसे हमने पिछली क्लास में सर क्रीक रीजन के बारे में पढ़ा था, तो पाकिस्तान को अवेयर करने के लिए, अपनी पावर्स को डिस्प्ले करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में। द एक्सरसाइज फॉलोज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह शार्प वार्निंग टू पाकिस्तान ओवर इट्स मिलिट्री बिल्डअप नियर सर क्रीक रीजन। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात करा था, ठीक है। तो एक्सरसाइज त्रिशूल आपको याद रखना है, इट इज अ ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज त्रिशूल के साथ स्पेन ओशन स्काई, एक्सरसाइज स्पेन ओशन स्काई, ये भी याद रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर बना है, एक ऐसा मेंबर है जो नेटो रीजन, नेटो नेशन नहीं है, ठीक है, नॉन नेटो नेशन है, फर्स्ट नॉन नेटो नेशन जो ओशन स्काई में, एक्सरसाइज ओशन स्काई में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो स्पेन में कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो उसका मेंबर बना है इंडिया, बाकी सारे जितने भी नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सब हमारे नेटो नेशन है, ठीक है। मूविंग अहेड, बात करते हैं, जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ईस्ट टिमोर बिकम्स द 11th मेंबर ऑफ एशियान, ठीक है। एशियान का 11th मेंबर कौन बना है, ईस्ट टिमोर। आगे बात करते हैं, केएल पीस अकॉर्ड किस किस के बीच में साइन हुआ है, ये साइन हुआ है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। ये एक डिस्प्यूटेड
उसको शांत किया गया है यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्यूटेड मैटर को यहाँ पे टेंशन बॉर्डर्स के अराउंड जितनी भी टेंशन थी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, उसको फुल स्टॉप किया गया है केएल पीस अकॉर्ड के थ्रू, ठीक है। थाईलैंड कंबोडिया हैव ऑफिशियली साइंड केएल पीस अकॉर्ड, अ लैंडमार्क एग्रीमेंट एम टू एंडिंग decades of border tension between the two Southeast Asian nations. The signing ceremony, held in Kuala Lumpur 26 October 2025, took place in the presence of Donald Trump, who described the accord as historic step towards the lasting peace and prosperity in the region. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सब जो हो रहा है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए हो रहा है, ठीक है। मूविंग एड, वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, बट केएल पीस अकॉर्ड आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। भूटान टू होस्ट, अगली न्यूज है, भूटान टू होस्ट प्रेयर पीस प्रेयर फेस्टिवल। पीस प्रेयर फेस्टिवल आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होस्ट हो रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है। टू यूनाइट बुद्धिस्ट लीडर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो कौन होस्ट कर रहा है, से भूटान होस्ट कर रहा है। नवंबर 4 से 19 नवंबर। मूविंग हेड, उत्तराखंड इंडियन स्टेट टू इम्पोज ग्रीन टैक्स, ठीक है। ग्रीन टैक्स वैसे बहुत सारे स्टेट्स में लगाया जा चुका है पहले भी, ठीक है। क्राइटेरिया है, जैसे महाराष्ट्र गोवा में ग्रीन टैक्स लगते हैं, बट उनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि जो आपका मोटर व्हीकल है उसकी एज या उसका फिटनेस अगर है तो आप मतलब नहीं है ऑन दी मार्क, तो उस पे ग्रीन टैक्स लगता है, ठीक है। बट उत्तराखंड ने ग्रीन टैक्स लगाया है किस लिए, 1 दिसंबर से 2025 में, कि कोई भी व्हीकल जो आपका उत्तराखंड एंटर करेगा, जो उत्तराखंड का व्हीकल नहीं है, ठीक है, जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड नहीं है, जितने भी आउटसाइड व्हीकल्स होंगे उनके ऊपर ये ग्रीन टैक्स लगेगा, ठीक है। तो एम टू इसके पीछे का एम क्या है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ऑफ हिमालयस रीजन, रिड्यूसिंग व्हीकल पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म, ठीक है। तो ये इसके पीछे का मोटिव है। तो आपको कोई पूछे कि ग्रीन टैक्स कहाँ लगा है अभी रिसेंटली, रिसेंटली न्यूज क्वेश्चन बन के आएगा, द ग्रीन टैक्स विच रिसेंटली न्यूज इज इम्पोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, और वहां पे आपको उत्तराखंड मेंशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ वन लाइनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में इंडिया रैंक 9th इन फॉरेस्ट एरिया एंड 5th इन कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक जो है इंडिया 5th एज कंसीडर किया जाता है एज ऑन अ 5th मेट्रिक, ठीक है। इससे पहले ऊपर हमारे पास रशिया है एंड अदर कंट्रीज हमारे पास देखने के लिए मिलती हैं। और फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो 9th इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 9th हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, 3rd एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन, मतलब 3rd रैंक पे एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन देखें तो 3rd रैंक पे आता है इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एंड 5th कंसीडर किया जाता है कार्बन सिंकिंग, ठीक है। हमारी फर्स्ट फीमेल जापानीज प्रेसिडेंट यहाँ, साने ताइकाइची, साने ताइकाइची, शी इज द फर्स्ट जापानीज फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा विजन 29, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है, टूरिज्म से एसोसिएटेड है, जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म 50 डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनटू वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन बाय 2029। जो हमारी 50 डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको अपग्रेड करके वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी के लिए हमने क्या करा है, विजन 29 हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये लॉन्च करा है, ठीक है। पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछेगा विजन 29 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स या सेक्टर्स, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। मूविंग एड, आगे बात करते हैं, सत कोसिया टाइगर रिजर्व विच वाज रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है। ये कहाँ पर है, क्या लोकेशन है इसकी, तो इसकी लोकेशन है ओडिशा। नाउ दीज आर द वन लाइनर्स, आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है ये सत कोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। बॉन्डला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से वेस्ट बंगाल में आपको लग सकती है, या आपको
आसाम, अरुणाचल, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको ज्यादा इसका एसेंस आ सकता है, बट ये हमारी कहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? गोवा की, विच वॉज रिसेंटली न्यूज, राइट। तो ये याद रखेंगे। प्रोजेक्ट अरुणक अरुणानक किसका इनिशिएटिव है? बीआरओ का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे वर्तक वर्तक पेपर में पूछा जा सकता है, ये सारे अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। ये भी कहाँ से एसोसिएटेड है? प्रदेश से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। यहाँ पे रोड्स और ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है रिमोट एरियाज में, उसके लिए इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वर्तक जो है ये वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। वेस्ट अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अरुणानक में ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाएगा जो आर्म फोर्सेस की है, ठीक है। जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑपरेशंस के लिए जो रोड यूज की जाती है, वैसे उस कैटेगरी की रोड यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाएगी। ऐसे और भी हैं, वर्तक की मैंने जैसे बात करी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 रोड एंड 17 ब्रिजेस का ये प्रोजेक्ट है। 21 स्ट्रेटेजिक बॉर्डर प्रोजेक्ट है, ठीक है। वर्तक के बाद आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मानक, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, ब्रह्मानक। ब्रह्मानक, ठीक है। ब्रह्मानक में यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड का जो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, मेंटेनिंग के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस का। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सिरसेरी रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसका ब्रिज, ठीक है। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इसको प्रोटेक्ट किया था, सिरसिरी रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, काफी न्यूज में भी रहा था, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, उदायक। ये ब्रह्मांडक भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। उदायक भी हमारा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश प्लस आसाम, और इसमें नागालैंड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं बीआरओ के, जो अब इस मंथ जो आपके न्यूज में रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मूविंग अहेड, स्टॉर्म शेडो मिसाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉर्म शेडो मिसाइल। एक हमारी कैसी मिसाइल है ये? क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ये किस किस के जॉइंटली कौन कौन डेवलप करता है इसको? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। कहाँ अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि यूक्रेन ने इसको रशिया के ऊपर यूज किया है, ठीक है। तो शेडो स्टॉर्म मिसाइल आपको याद रखनी है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2025 टू प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन। हाई यील्ड लॉन्ग स्टेबल कॉटन कल्टीवेशन के लिए एक इनिशिएटिव, एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कपास क्रांति। क्या नाम है? कपास क्रांति मिशन, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो टाइप की हमारे पास कॉटन होती है, एक लॉन्ग स्टेपल, एक शॉर्ट स्टेपल। कपास क्रांति किसके लिए है? लॉन्ग स्टेपल के लिए, ठीक है। लॉन्ग स्टेपल का फाइबर बड़ा होता है, थोड़े से यहाँ पे आपको ज्यादा जो गुड्स होते हैं वो देखने के लिए मिलता है, जैसे आपकी बेडशीट्स वगैरह सब ये किससे बनती है? लॉन्ग स्टेपल से बनती है। अच्छा, ग्रोइंग कंडीशन, कॉटन के ग्रोइंग कंडीशन के लिए क्या क्या क्लाइमेट चाहिए होता है? हॉट सनी क्लाइमेट चाहिए होता है, लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ठीक है। फ्रॉस्ट जो होती है आपकी, जब सर्दियों में हम देखते हैं फ्रॉस्ट आपको एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है, उससे फ्री क्लाइमेट चाहिए एटलीस्ट 210 दिन के लिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर रीजन में होता है। सॉइल की अगर मैं बात करूं तो रेगुर जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें सबसे ज्यादा कॉटन आपको देखने के लिए मिलता है। राजस्थान, गुजरात, इन रीजन्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है, मध्य प्रदेश।
सारे रीजन्स में आपको कॉटन प्रोडक्शन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एक खारिफ क्रॉप है, ग्रोथ साइकिल है, ग्रोथ एज खारिफ क्रॉप, कॉटन रिक्वायर्ड 6 to 8 month मैच्योरिंग पीरियड, ठीक है, 6 से 8 महीने का मैच्योरिंग पीरियड चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इंडिया में कॉटन उगती है वो कौन कौन सी होती है। एशियन कॉटन की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो जी एरोबोरियम, आर्बोरियम, जी आर्बोरियम, ठीक है, और जी हर्बेकियम, कियम, कैसी है ये दोनों, कैसी हैं ये, एशियन कॉटन, ठीक है, नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, आर्बोरियम और हर्बेकियम, ये कैसी है, हमारी एशियन कॉटन है। एक हमारी जी हरसूतियम भी है, हरीसूतियम, हिरसूतियम, या कुछ भी जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है। ये कैसी है, हमारी अमेरिकन। इंडिया में वैसे बहुत सारी वेराइटीज होती है, मैंने एशियन आपको बता दी, अमेरिकन कॉटन भी होती है इंडिया में। एक बारबाडेंस कॉटन होती है, जी बारबाडेंस, बारबाडेंस कॉटन, ये कहाँ होता है, ये किसकी कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन है। डोंट वरी, आपसे इतने डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आर्बोरियम और हर्बिकियम याद रखिएगा, ये एशियन कॉटन है। लॉन्ग स्टेपल के लिए कौन सी मिशन लॉन्च किया गया है, कपास क्रांति। रेगुलर याद रखिए, ब्लैक सॉइल हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं काफी बार, ठीक है। बात करते हैं हेनली पासपोर्ट की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है, 85 है। टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ताफ्तान वॉल्केनो, ताफ्तान वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन ईरान, याद रखिएगा, ठीक है, ईरान में लोकेटेड है। अभी इसको मतलब ये दोबारा से एक्टिव हो चुका है वॉल्केनो, काफी बहुत टाइम के बाद, ठीक है, तो इसलिए न्यूज में रहा है। चलिए खैर, नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम, टेली मानस, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। देखो पहले तो ये इंडिया ने लॉन्च करा है, ठीक है, नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम, ये आप बोर्ड देख सकते हैं। आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री है इसकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो इसके अंडर ये आता है टेलीमानस हेल्थ प्रो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, टेलीमानस जो नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने आपको बोला था कि मेंटल हेल्थ डे, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाते हैं, उसका डेट याद रख लीजिएगा थीम के साथ। मूविंग अहेड, एक साइक्लोन जो है अभी इंडिया के आपके ईस्टर्न कोस्ट पे आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। नाम है मोन्था, ठीक है, मोन्था, साइक्लोन मोन्था। फॉर्मेशन हुआ था इसका अक्टूबर, बे ऑफ बंगाल रीजन में, ठीक है। आंध्र प्रदेश या आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, जो कोस्ट है आंध्र प्रदेश का, वो लैंडफिल एरिया की तरह इसमें काम कर रहा है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जाके डाइल्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर होती है, एंड जैसे जैसे ये लैंड की तरफ बढ़ता चला जाता है साइक्लोन, वैसे वैसे इसका पावर खत्म होता रहता है, जैसे ही कोस्ट से टकराता है इसका इम्पैक्ट डाइल्यूट किया जाता है, तो उसको ही हम लैंड एरिया कहते हैं, लैंडफिल एरिया कहते हैं, लैंडफॉल एरिया कहते हैं, सॉरी। विंड स्पीड 90 to 100 किलोमीटर्स है। की इम्पैक्ट, हैवी रेन, क्रॉप इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, ठीक है, इवैक्यूएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो चुका है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना यहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है। नाम किसने रखा था, नाम रखा था थाईलैंड में, किसने रखा था, थाईलैंड ने, ठीक है। तो ये नाम कभी कभार पूछ लेता है कि मोन्था नाम किसने रखा है, ठीक है। एक और चीज जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि हमारे जो साइक्लोन्स होते हैं इनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर इंडियन ओशन की बात की जाए, हमारे इंडियन ओशन की, तो हम इनको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, साइक्लोन की तरह एड्रेस करते हैं। वहीं अगर मैं नॉर्थ एटलांटिक की बात करूं, नॉर्थ एटलांटिक रीजन या ईस्ट पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रीजन की बात करूं,
तो यहाँ पे इनको कैसे डिनोट किया जाता है? हरिकेन से, हरिकेन से, ठीक है। इस रीजन में इनको क्या डिनोट किया जाता है? हरिकेन से डिनोट किया जाता है। अच्छा, पैसिफिक वेस्ट पैसिफिक रीजन में यही आपके टाइफून से एसोसिएट होते हैं, ठीक है। और चाइना रीजन में भी आप इनको टाइफून, साउथ चाइना सी, इन सब रीजन में भी आप इनको टाइफून से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अब अगर मैं बात करूं इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन में तो साइक्लोन बोला ही जाता है, और साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में भी इनको साइक्लोन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। साउथ पैसिफिक, हाँ, साउथ पैसिफिक हमारा जो रीजन है, साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक या ऑस्ट्रेलियन रीजन जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रीजन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसको बोला जाता है विली विली के नाम से। और रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का, पूछ लेते हैं, ठीक है, मैच दी फॉलोइंग में पूछ लेंगे, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन रीजन में टाइफून कहाँ बोला जाता है? नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न पैसिफिक में हरिकेन की तरह इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोन्था को भी याद रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कोस्ट पे इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, बहुत इंटेंस है। दूसरा हमारा एक और हरिकेन, अब यहाँ पे हरिकेन साइक्लोन को ही अब हम क्या बोल रहे हैं? हरिकेन बोल रहे हैं। मेलिसा, जिसका नाम है बीस्ट, ठीक है, ये कहाँ आया हमारा? मॉन्स्टर इन एटलांटिक स्टॉर्म, ठीक है, तो ये एटलांटिक रीजन में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इसको बोला क्या जाता है? बीस्ट। वो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि एक साइक्लोन के डेवलप होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि साइक्लोन जो है ये आपके ओशनिक रीजन में ही डेवलप होते हैं, ठीक है। आपके लैंड एरियाज पे आपको साइक्लोन्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन डेवलप होता है और उसके कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आप वहां पे चाहिए, उस रीजन में कुछ प्री रिक्विजिट है जिसकी वजह से साइक्लोन डेवलप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या प्री रिक्विजिट है हमारे पास। एक तो वार्म वाटर चाहिए, वार्म ओशन होना चाहिए, ठीक है। ओशन हमारा क्या होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोरोलिस फोर्स होना चाहिए। अच्छा, इक्वेटर के पास आपको साइक्लोन डेवलपमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो नियर इक्वेटर नहीं आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अराउंड आपको 0 से लेके 5 डिग्री के बीच, बियॉन्ड या इसके इंटरमीडिएट ही आपको क्या है, कोरोलिस फोर्स जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका इक्वेटर के अराउंड आपको साइक्लोन्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। दूसरा है हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। मिड ट्रोपोस्फेयर रीजन में आपको हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है ताकि कंटिन्यूअस क्लाउड फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन हमारा क्या हो सके? कंटिन्यूअस हो सके। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी रीजन में साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, बट ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपका ओशन का कितना टेम्परेचर हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएटेड हो उस रीजन में। इन सारी चीजों के बारे में वैसे हम डिटेल में बात करेंगे, बट मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बता दिए जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से पूछे जा सकते हैं। मूविंग अहेड, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेसल, पहले भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये माहे हैं जो कोचिन शिपयार्ड ने अभी इसको हैंड ओवर किया है इंडियन नेवी को, ठीक है। कैसी वेसल है ये? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वेसल है, एस डब्ल्यू सी है, टू इंडियन नेवी। इसको हैंड ओवर किया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकी जो डेवलपिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है इंडिजीनियस।
एक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है और एक GRAC कोलकाता, ठीक है। तो ये दोनों इसके डिफरेंट बिल्डर्स हैं, शिप बिल्डर्स हैं। दोनों कंपनी जो है डिफरेंट। बाकी हम जो अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी अनुरोध, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर ही चुके हैं। माही अब हमारा दूसरा, देखिए इसके पास 8 शिप इसको डिलीवर करनी है, याद रखिएगा। और 8 शिप जो है वो GRAC को भी डिलीवर करनी है, जिसमें से सेकंड शिप GRAC डिलीवर कर चुका है अनुरोध, ठीक है। और माही जो है वो कोचिन शिपयार्ड की पहली शिप है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेसल। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा पेपर में, ठीक है, कि फर्स्ट तो दोनों फर्स्ट है तो किसको हम एड्रेस करें। एक कंपनी SLCSL है और एक कंपनी GRSE है, ठीक है। तो थोड़ा पेपर में ध्यान रखिएगा, यही आपको कंफ्यूज करेंगे। मूविंग एहेड, क्लाउड सीडिंग के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हो रही है, IIT कानपुर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल क्या है, रेन कराई जाती है। रेन जैसी होती है, पॉल्यूशन जो है वो पानी के साथ नीचे सैचुरेट हो जाता है, वी कैन कंट्रोल इट, एयर क्वालिटी आपकी क्लीन हो जाती है। जैसे आप गाड़ी धुलते हैं वैसे ही सिंपल फिनोमिना है, आप पूरा एटमॉस्फेयर धुल लीजिए। अभी आर्टिफिशियल रेन कराई कैसे जाती है? आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है। तो इसमें एक प्लेन आप हाई ऑल्टीट्यूड पे भेजते हैं पर्टिकुलर रीजन में, जैसे दिल्ली में भेजा गया था। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, बुरारी हो गया, ठीक है, मयूर विहार हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली ये प्लेन जो है वो इजेक्ट करता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स को आपके क्लाउड में। ड्राई आइस हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ऐसे कंपोनेंट्स को ये आपके क्लाउड में रिलीज करता है। और जिसकी वजह से वो एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिसके अराउंड आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सफिशिएंट आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्लाउड फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही ये सिल्वर आयोडाइड जैसे कंपोनेंट्स को ये एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ड्राई आइस जैसे कंपोनेंट को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, तो ये एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिसके अराउंड जो है आपका वाटर ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड देन इट शावर एज रेनफॉल, ठीक है। तो यही क्लाउड सीडिंग की हेल्प लेके दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल को कॉम्बैक्ट किया गया। कुछ ट्रायल्स इसके फेल करे ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमिडिटी इन हायर ऑल्टीट्यूड्स, बट इवेंचुअली जो है आपका ये सक्सेसफुल रन देखने के लिए हमें मिला, ठीक है। काफी जगहों पे इसको पहले भी करवाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हेल साइन पैक्ट विद रशियन फर्म फॉर सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन आपको याद रखना है SJ100 है, ठीक है। कैसे हैं ये सिविल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो ये हम किसके साथ बना रहे हैं? हेल का काफी सारी न्यूज आपने पढ़ ली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये रशिया के साथ मिलके क्या बना रहा है? SJ100। इसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ये अंडर उड़ान स्कीम जो है ये डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। चलिए खैर, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, बट ये याद रखिएगा SJ100 किसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। Then we have another news related to our Nobel Prize in Economics, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला है किसमें? इकोनॉमिक्स में। किस किस को मिला है? जॉन मोकेर, फिलिपी एग्योन और पीटर हाउट, इनको क्या मिला है? आपका इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन हाउ इनोवेशन ड्राइव सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला है? इकोनॉमिक नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैंने यहाँ पे कुछ क्रक्स ऐड किया है, जस्ट ऐड किया है, ठीक है। इफ यू वांट तो आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। नाम स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे डायरेक्टली नेम्स पूछे जा सकते हैं 2025 के, तो नेम्स आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। चलिए, और
किस लिए इनको मिला भी है ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, इन्होंने इनोवेशन से कैसे ड्राइव होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको एनालाइज किया है, इसके ऊपर अपने वर्क को शेयर किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विज्ञान रत्न फॉर लेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एक हमारा जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये पद्म अवार्ड्स के इक्वलेंट ही है। इंडियन टॉप साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, सेकंड एडिशन है, 2025 में इसको अनाउंस किया गया है। जयंत नर्लिकर जी जो है, हमारे जयंत नर्लिकर जी जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, इनका इन्होंने चैलेंज किया था बिग बैंग थ्योरी को, यूनिवर्स क्रिएटेड इन सिंगल मोमेंट। ठीक है, सो इसके लिए इनको क्या मिला है, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। और भी पुरस्कार यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं विज्ञान रत्न में, जैसे गणेंद्र प्रताप सिंह जी, इनको वीट ब्रीडर मिला है, वीट ब्रीडर एग्रीकल्चर साइंस में वीट ब्रीडर का अवार्ड मतलब एसोसिएट किया जाता है। विज्ञान श्री अवार्ड मिला है इन्हें। यूसुफ मोहम्मद शेख को एटॉमिक एनर्जी के लिए, इनको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, तो इनको विज्ञान श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 में, राइट। एंड ऑल्सो देर आर मेनी मोर। बेसिकली हमारे 8 विज्ञान श्री है, 14 विज्ञान युवा अवार्ड है एंड एक विज्ञान टीम अवार्ड है जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, के थंगराजा बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विज्ञान श्री अवार्ड मिला है। प्रदीप आलापिल केमिस्ट्री में इनको मिला है। ठीक है, शायद मैं प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ सही से, पर प्रदीप जी को मिला है केमिस्ट्री में। आईआईटी मद्रास विज्ञान श्री अवार्ड इनको भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 8 विज्ञान श्री हैं, 14 विज्ञान युवा अवार्ड है और एक विज्ञान टीम अवार्ड है। और विज्ञान रत्न जो है हमारे जयंत नार्लिकर जी को सम्मानित किया है। ठीक है, 2025 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। मूविंग अहेड, 350 इन्फेंट्री बटालियन इक्विप्ड विद आशने ड्रोन। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, आशने इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और वहां पे आपसे इसके बारे में पूछा हुआ होगा। ठीक है, तो 380th बटालियन जो है हमारी इंडियन इन्फेंट्री की, ठीक है, उसको इक्विप करा गया है ड्रोन से। ठीक है, सो इट्स अ ड्रोन प्लाटून। ठीक है, इट्स अ ड्रोन प्लाटून एज अ पार्ट ऑफ फोर्स एनहांसमेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आशने फायर ड्रोन है, ड्रोन प्लाटून है, कंप्राइजेस ऑफ 4 सर्वेलेंस ड्रोन। इसमें 4 सर्वेलेंस ड्रोन होंगे, 6 आर्म्ड ड्रोन्स होंगे, जिसमें आपके जितने भी आर्टिलरीज है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा पर बटालियन। ठीक है, आर्म कैपेबिलिटीज, काजिका में ड्रोन इसमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, प्रिसीजन एनिमेशन ड्रॉपिंग अनमैन्ड व्हीकल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये आशने याद रखिएगा, ड्रोन प्लाटून से एसोसिएटेड है। इम्प्लीमेंटेशन 5 भैरव एलीट बटालियन जो है इंडियन आर्मी की, ऑलरेडी रेस टू 50 सोल्जर्स इन ईच। ठीक है, 25 प्लान्ड एडिशनल बटालियन टू बी रेज्ड इन नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, फुल्ली ऑपरेशनल होगा 30 अक्टूबर से। आर्टिकल की डेट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अक्टूबर 22 है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर से ये फुल्ली आपको इक्विप्ड बटालियन देखने के लिए मिलेगी इंडियन आर्मी में। चलिए बात करते हैं फेस्टिवल वुमेन इन फ्लावर्स। ठीक है, ये आपका द हिंदू में एक छोटा सा सेक्शन आता है, हर फ्राइडे सैटरडे संडे कभी भी मतलब देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बाथू कामा जो ये फेस्टिवल है, इज अ यूनिक 9-day फ्लोरल फेस्टिवल इन तेलंगाना, राइट, सेलिब्रेटिंग द इंट्रिंसिक बॉन्ड बिटवीन अर्थ वाटर एंड ह्यूमन काइंड। ये नाम याद रखिएगा। एक और फेस्टिवल जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, निगोल चौकोबा फेस्टिवल, ये कहाँ का फेस्टिवल है, मणिपुर का। कहाँ का फेस्टिवल है, मणिपुर का फेस्टिवल है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दिस मंथ। हमने इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात की थी। ठीक है,
तो ये सारे फेस्टिवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे हमने फेस्टिवल की बात करी, वैसे ही एक ट्राइब भी अभी रिसेंटली इन दोनों वीक में हाईलाइटेड थी, ओलो ट्राइब। कहाँ की ट्राइब है ये? अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है, ठीक है। तो इन फेस्टिवल्स के बाद चाहे वो निगोल निनगोल चोकोबा फेस्टिवल हो जो मणिपुर का है, या बाथू कामा फेस्टिवल हो जो तेलंगाना का है, ठीक है। इसके बाद आपको ये ट्राइब भी याद रखनी है, ओलो ट्राइब, जो अरुणाचल प्रदेश की है, राइट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस बोर्ड के बारे में ध्यान से देखिएगा, इसको याद करिएगा, हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसको जरूर आंसर कीजिएगा, इट विल बी रियली अप्रिशिएटिंग। चलिए बात करते हैं नोरा दही, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, ये थर्ड होम बनने जा रही है फॉर चीतास, ठीक है। तो नोरा दही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश टू बिकम द थर्ड चीता होम। पहले कौन कौन से दो चीता होम्स हैं मध्य प्रदेश में, आपने याद होगा, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी जो दोनों है हमारी, ये क्या कहते हैं, इनमें अफ्रीका से, नामीबिया से जो थे हमारे चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था इन दोनों रीजन में। अब नोरादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे चीतास, राइट। पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग चीता reintroduction program, स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यूसली टेकिंग स्टेप टू कंजर्व वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। जैसे कि हम बात करते ही हैं अपनी वाइल्ड लाइफ जो जितने भी नेशनल पार्क की सीरीज है उनमें, कि कैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट देती है या इनके अराउंड कितने इंपॉर्टेंट जो है एरियाज पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, 6 क्रोकोडाइल, 4 फीमेल 2 मेल्स, इनको भी रिलीज किया गया है इंदिरा सागर डैम में। इंदिरा सागर डैम बैक वाटर में बेसिकली, ठीक है। ये डैम कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे। तो आप ये सारी चीजें भी साथ साथ नोट करते रहिए, ताकि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पार्ट है, जो चीजें करंट अफेयर्स में और जो चीजें स्टैटिक पोर्शन है, वो आपका दोनों रिवाइज होता रहे, ठीक है। तो नोरादई याद रखिएगा, दिस इज द थर्ड होम फॉर चीतास। मूविंग अहेड, now this is I guess the last news. Thanks for if you are here तक, आप अगर यहाँ पर हैं तो इन सारे इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, इट विल गोइंग टू हेल्प यू। इट्स नॉट अ लेटेस्ट न्यूज फॉर यू, ठीक है। हम इसके बारे में पहली बार भी बात कर चुके हैं, पहले पार्ट्स में भी बात कर चुके हैं। चार बाहर पोर्ट, इसके ऊपर का जो सेंक्शन था उसको 6 मंथ के लिए पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, बाय द यूएस। और इंडिया और चार बाहर पोर्ट जो है दोनों अब दोबारा सक्सेसफुली फंक्शनिंग में है। जो हमारा टारगेट था कि चार बाहर पोर्ट से अफगानिस्तान को हेल्प करना, ठीक है, ये हमारा अब थोड़ा हमें जो ये हमारा प्लान है वो फिजिएबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। चार बार पोहर का सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो इंडिया का एसोसिएशन हुआ था 2005 में, एमओयू साइन करा 2015 में। शहीद बेहस्ती बेहस्ती जो पोर्ट है उसको हम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अलाउज इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान, बेसिकली हमारा एम क्या है कि हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सके पाकिस्तान को बाईपास करके, ठीक है। तो इसलिए हम इस चार बाहर पोर्ट को थोड़ा, ईरान में जो है ये पोर्ट, इसको थोड़ा सा डेवलप करने के ज्यादा उसमें है, ठीक है, फेवर में है। अफगानिस्तान को एड पहुंचाने की जैसे मैं बात कर रहा था, तो इंडिया टू असिस्ट तालिबान रूल अफगानिस्तान इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड अलोंग द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन वाटर रिसोर्स इशू, ठीक है। ऑफिशियल तालिबान ऑफिशियल्स वेलकम दिस मूव, ठीक है। तालिबान जैसे कि आप जानते ही है इंडिया के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट रहता ही है तालिबान का हमेशा से। सो उनके लिए भी बहुत रिलीफ का मूवमेंट है ये, ठीक है। ऑल्सो इंडिया जो है की एलिमेंट जो है इसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का है। अगेन एक और कॉरिडोर आपकी नॉलेज में आ गया है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो नॉर्थ को और साउथ को कनेक्ट करता है, जिसका इंडिया भी पार्ट है, ठीक है। तो उसका एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चार बार पोर्ट के ऊपर हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा भी जा चुका है एक बार आपके कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में। सो आपसे दोबारा भी पूछ सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट
पॉइंटर्स हैं जो आपको आने वाले पेपर के लिए थोड़े से ध्यान देने चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई गेस दैट्स द लास्ट न्यूज़, राइट। सो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं देन it will help you, definitely help you in your paper. So that was all for अक्टूबर, राइट। चलिए अब नवंबर का हम अगले वीक से स्टार्ट करेंगे।